हाय एवरीबॉडी। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, जो कि थे हमारे लूप्स की, जो थे हमारे फॉर, वाइल और डू वाइल लूप्स। लूप्स के बाद हम आज आगे बढ़ते हैं एंड हम कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है कि वो चीज़ें जो हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आती है, मतलब हमारी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट को गवर्न करती है कि नेक्स्ट क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें से हमने कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, जैसे कि इफ एल्स, वो भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कंट्रोल ही करती हैं एक स्क्रिप्ट को कि कब क्या होना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो लूप्स थे वो भी थे फॉर, वाइल और डू वाइल। स्विच केस भी हमारे ऐसे ही कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि वो गवर्न करते हैं। अब हम कुछ इंक्लूजन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि जब हमें एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल को इंक्लूड करना होता है। अब ऐसा हम क्यों करना चाहेंगे? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमें एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल क्यों इंक्लूड करनी है। भाई, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। अब इनफैक्ट दुनिया की हर एक वेबसाइट में ऐसा देखेंगे कि बैकएंड पर क्या होता है कि यार बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट पे। अब उन हर एक पेज का HTML कोड तो हम चेंज नहीं करने बैठेंगे ना हर बार। तो इसलिए क्या होता है, हम मॉड्यूल्स में बांट देते हैं चीजों को। जैसे कि एक HTML पेज है तो उसमें उसके अगर मेजर हम पार्ट्स की बात करें तो एक हेडर होगा, मेन एलिमेंट होगा, साइड बार होगी, फिर फुटर होगा, हेडर के अंदर लोगो वगैरह होंगे, मेन्यू होगी एक। तो ये सारी चीजों को अगर हम अलग अलग बांट दें, मतलब इन सबका HTML कोड अलग अलग लिख दें, एंड देन जो हमारा जिस, जैसे कि आप मल्टीपल पेजेस में देखेंगे कि जो लुक है वो सेम रहता है, जो मेन कंटेंट है सिर्फ वहां चेंज आता है। तो क्यों ना हम मल्टीपल पेजेस में उन फाइल्स को रीयूज कर लें, ताकि अगर हमें चेंज करना पड़े फ्यूचर में तो सिर्फ एक ही बार वो एक फाइल में चेंज करना पड़े, क्योंकि वही फाइल हर जगह यूज हो रही थी हेडर को आउटपुट कराने के लिए। तो इसका एक सिंपल से 4 फंक्शन है जो कि PHP में हम यूज करते हैं फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फंक्शन जो है वो है इंक्लूड। इंक्लूड से क्या होता है कि आप कोई भी फाइल इंक्लूड कर सकते हैं आप इस वाली स्क्रिप्ट में। तो जो मेरी फाइल है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट php, इसके अंदर मैं कोई भी फाइल इंक्लूड करूंगा तो एज इट इज वो जो भी उस फाइल के अंदर, जो फाइल मैंने इंक्लूड करी है उस फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा वो एज इट इज PHP उसको अपनी स्क्रिप्ट के अंदर रन करेगी। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, नई फाइल बनाते हैं एंड उसमें हम कुछ सेव करते हैं। लेट्स से मैं प्रिंट करा देता हूं यहाँ पे IMZ एंड मैं इसको सेव कर देता हूं z.php से। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाली फाइल में हम इसको इंक्लूड करते हैं z.php एंड ये मैंने लगाया सेमीकोलन। अब इंक्लूड जो एक फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड इंक्लूड को ही आप एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की तरह ही यूज कर सकते हैं। तो इंक्लूड में अगर आपको फंक्शन की तरह यूज करना तो आप ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट्स लगाकर, तो ये भी वैलिड है। एंड अगर आप बिना राउंड ब्रेसेस के लिखेंगे तो भी वैलिड है। अब मैं इसको सेव किया, अब मैं इसको करता हूं यहाँ पर रीलोड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ IMZ एको हो गया है, वो प्रिंट हो गया है। यही चीज अब हम Z में चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ HTML टैग लिख देता हूं एंड यहाँ पर मैं रीलोड करता हूं। तो मैं Z में चेंज करूंगा तो वो Z जहां जहां इंक्लूड हुई है वो सारे फाइल्स में वो चेंजेस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन सोर्स है वो तो Z है ना, तो Z में जितने भी चेंज करेंगे वो सारे हमें दिखेंगे। अब एक और इसमें नोट लेने की बात है कि सिर्फ PHP फाइल्स नहीं है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूं मैं। हेलो की जगह हेल्प हो गया, सॉरी। hello.txt मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर hello.txt भी इंक्लूड कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसको किया रीलोड, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हेलो प्रिंट हो गया। इसी के अंदर अगर मैं पूरा का पूरा कोई कोड लिख दूं, मान लीजिए मैं इसको यहाँ इटैलिक टैग लगा दूं, तो ये भी काम करेगा। ये तो फाइल गलत है, हमारी फाइल है hello.txt।
एंड ये मैंने किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं इटैलिक्स में आ गया। अब ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्या हुआ? अब हम PHP चाहे इंक्लूड करें या TXT इंक्लूड करें, उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो पूरा एज इट इज रन होगा। अब यही TXT फाइल के अंदर मैं TXT फाइल के अंदर भी मैं अगर PHP टैग लगा दूं एंड देन यहां पर प्रिंट लिखूं एंड उसको फिर मैं सेव कर दूं और मैं यहां रीलोड करूं, तो भी ये रन होगा। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये काम कैसे कर रहा है एक्चुअल में। देखिए, जो हमारा मेन जो फाइल है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट पीएचपी। तो इसका मतलब जो भी इसके अंदर चलेगा वो पूरा PHP में चलेगा, राइट। अब PHP के अंदर तो चलेगा, लेकिन जो दूसरी फाइल्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि हम उनमें PHP कोड लिख रहे हैं या फिर नॉर्मल कुछ भी HTML कोड लिख रहे हैं। अगर PHP का टैग ये वाला स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग नहीं है तो ये सारी फाइल्स किसकी तरह ट्रीट होंगी, किसी भी एक सिंपल टेक्स्ट की तरह, यानी HTML टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगी। अदरवाइज अगर हमने PHP ऐसे लिखा हुआ है तो ये PHP की तरह ही इसको रन करा जाएगा। तो अगर मैं इस टेक्स्ट फाइल में भी अगर ऐसे वेरिएबल्स बना दूं f इज इक्वल टू 99 एंड मैं वहां पर जाऊं अपनी मेन फाइल में, तो वो वेरिएबल यहां पर भी एक्सेसिबल होंगे। मैं अगर लिखूं v इज v, तो v की जो वैल्यू अभी इस फाइल में तो हमने सेव नहीं करा ना, ये तो hello.txt में, तो मैं इसको यहां पर रीलोड कर रहा हूं। अब ये कह रहा है कि v अनडिफाइंड वेरिएबल है, ऐसा क्यों? सॉरी, f था हमारा वेरिएबल का नाम, तो इसको v कर देते हैं। अब मैं करूंगा रीलोड, तो आप देखिए यहां पर लिखा गया v इज 99। तो है ना ये चीज कूल। अब सेम काम हम z.php में भी करते हैं। इस बार मैं यहां पर v की वैल्यू बना देता हूं 9, 10 लिख देते हैं एंड अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं इसको, तो अभी भी 99 आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद अपडेट हो गया इस स्क्रिप्ट में hello.txt की वजह से। यही चीज मैं अगर इससे पहले प्रिंट करूं तो आप देखेंगे कि पहले जो इसकी वैल्यू थी वो 10 थी एंड सेकेंड टाइम hello.txt जब इंक्लूड करी गई तो इसकी वैल्यू हो गई 99। यही चीज अगर मैं इस वाले स्क्रिप्ट में चेंज कर दूं यहीं पे, तो भी हेलो की वजह से वो फिर से 99 हो जाएगी। तो ये इंक्लूजन का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जैसे हमने IMG SRC टैग सीखा था, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर फाइल्स इंक्लूड कर रहे हैं। अब उन फाइल्स के अंदर क्या कंटेंट है वो आपकी मर्जी है, आप HTML भी लिख सकते हैं और PHP स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं, तो ये दोनों ही वैलिड है। अब यही चीज आप यहां पर नोटिस करिए कि मैंने लाइन नंबर 4 में ये हमारा वेरिएबल इस स्क्रिप्ट का था, लेकिन किसी और स्क्रिप्ट की वजह से वो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब कि जिस स्क्रिप्ट में मैं लिख रहा हूं वही स्क्रिप्ट सब कुछ शेयर कर रही है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का जो वेरिएबल v था वो उसकी वैल्यू चेंज हुई है, बट hello.txt का जो स्ट्रक्चर था ये वाला, इसमें अगर आप v को प्रिंट करेंगे तो ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस फाइल में तो कुछ चेंजेस नहीं करे ना, ये तो अपनी सेपरेट फाइल चल रही है। यही अगर मैं इसको ब्राउजर में रन करूं तो अब आप देखिए कि यहां पर तो पूरा का पूरा PHP कोड ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को नहीं पता ये टेक्स्ट फाइल है। बट जब हमने इसको इंक्लूड करा था इस वाली फाइल के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर, तब हमने PHP के प्रोसेसर को बोला था कि इसको PHP समझ के इंक्लूड कर लो, तब TXT फाइल को इसने रन कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपका जो मास्टर है, मास्टर फाइल जो है जिस फाइल में आप इंक्लूड कर रहे हैं दूसरी फाइल, वो PHP चला रही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जो फाइल जहां पे आप इंक्लूड कर रहे हैं उनका क्या एक्सटेंशन है या फिर उसमें कंटेंट क्या है। वो बस PHP की तरह अगर उसमें कोई कोड होगा PHP का तो वो रन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये है सिंपल सा फंडा। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो इसी तरीके से जो मैं मॉड्यूलराइजेशन की बात कर रहा था कि आप एक वेबसाइट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फाइल्स में सेव करके एंड देन एक ही फाइल में उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक फाइल है header.php नाम की, या मैं यहां पर कमेंट लिख देता हूं z contains header। अब मैं z के अंदर पूरा हेडर का कोड लिख देता हूं। हेडर आ गई, होम आ गया, फिर लेट से मेन्यू आ जाती है कोई, तो यहां पर ऐसा कुछ भी आ सकता है।
ऐसे आपने मेन्यू बना दी। अब मैं इसको यहाँ पर रीलोड करूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि ये HTML कंटेंट जो है वो प्रिंट हो गया। नोटिस को आप अभी भूल जाइए क्योंकि हमने वो वहां पर इसमें वी है ही नहीं और हमने फिर भी वी प्रिंट कर दिया था क्योंकि वी अभी डिफाइंड ही नहीं है। तो या तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको लिख दूं v इज इक्वल टू 0, अब वो नोटिस नहीं आएगा। तो ये अगर आप इसका कोड देखेंगे तो कोड में आपको साफ दिख रहा है कि भाई हेडर टैग यहाँ पर आया हुआ है एंड यहाँ पे बंद हुआ हुआ है, तो सेम पूरा का पूरा HTML जो था वो प्रिंट हो गया अपना। ऐसे ही आप दूसरे पार्ट्स भी, जैसे मान लो hello.txt में आप फुटर लगा देते, इसको फुटर मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं फुटर टैग लगा देता। तो आपको जो मेन कंटेंट जो था वो चेंज करना है, बाकी तो आप यहाँ सारा इंक्लूड कर सकते हैं ना भाई। z.php में आपका हेडर आ गया, फिर फुटर आ गया, साइड बार भी कर सकते थे आप, ऐसे करके आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता दूसरी फाइल से। तो आपको जो सिर्फ मेन कंटेंट इसका चेंज करना था वो चेंज करना था। तो इसी तरीके से हम अपने जो CMS हैं वो हमारे काम करते हैं कि जो रियूजेबल एलिमेंट्स हैं उनको बार बार रियूज करा जाएगा एंड जो कंटेंट वहां चेंज हो रहा है सिर्फ उसको हम डेटाबेस से फेच करके प्रिंट कर देते हैं, या फिर कोई सी फाइल में जो स्टोर्ड है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंक्लूड स्टेटमेंट। इंक्लूड के जैसे ही 3 और है, अब उनकी बात करते हैं। अब इंक्लूड का मतलब तो है कि यार फाइल को इंक्लूड करना है बस। अब अगर मान लीजिए फाइल एग्जिस्ट ना करे, तो अब मैंने ये लिख दिया, अब क्या होगा, अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो अब ये वार्निंग आ रही है, यहां पर आई है वार्निंग। अब वार्निंग आई है लेकिन एरर नहीं आया। एरर और वार्निंग में डिफरेंस होता है। वार्निंग का मतलब है कि भाई अगर मैं यहां पर एरर रिपोर्टिंग ऑफ करूं तो ये वार्निंग हट जाएगी, मतलब मेरा स्क्रिप्ट तो चल गया ना। लेकिन अगर एरर होता, एरर जैसे कि मैंने ये लगाया तो अभी एरर हो गया, एरर होता तो अब मेरा ये फाइल चलती ही नहीं। तो ये डिफरेंस है एरर और वार्निंग में। तो वार्निंग को तो मैंने सप्रेस कर दिया, यानी उसको बंद कर दिया कि चुप हो जाओ भाई, मुझे मत बता वार्निंग है नहीं। तो इंक्लूड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी आपकी पूरी स्क्रिप्ट चल गई। बट यार ये भी तो होता है ना, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं कि जिनके बिना हमारा प्रोग्राम पूरा चलेगा ही नहीं। लेट्स से कि हमने एक फाइल बना रखी है कॉमन फाइल, जिसमें हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स या फिर फंक्शंस बना रखे हैं अपने हिसाब से, सो दैट वो हर एक अदर दूसरी फाइल में यूज कर सकें। बट वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करे तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है इंक्लूड के जैसा ही, वो है रिक्वायर। यहां आप लिखेंगे रिक्वायर। अगर आप उसको रिक्वायर लिखेंगे एंड फिर आप इसको रन करेंगे, अब आप देखिए क्या आता है। सॉरी, मैं एरर रिपोर्टिंग फिर से ऑन कर देता हूं। पहला तो है वार्निंग 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 वार्निंग, बट यहां जैसे रिक्वायर आया यहां आ गया फेटल एरर। फेटल का मतलब है जो किल कर सके, तो ये स्क्रिप्ट हमारी होगी किल। अगर मैं वार्निंग ऑफ भी कर दूंगा, लेट्स से मैंने ये कर दिया, तो देखिए फेटल एरर आ गया, अब मेरी स्क्रिप्ट आगे नहीं चल सकती है। तो रिक्वायर में हमने उसको बता दिया कि इस फाइल के बिना आगे नहीं जाना है भाई, ये काम ही नहीं करेगा। और ये चीज मैं इंक्लूड करता तो आप नोटिस करिएगा ध्यान से, ये हमारा अभी रिक्वायर वाला आउटपुट मैं इंक्लूड पे कर रहा हूं, तो मेरा जो नीचे है, नीचे सबसे लास्ट वाला लाइन, उसमें हमारा आउटपुट तो आ रहा है ना, v0 v99 v99। तो इससे ये पता चलता है कि वार्निंग अगर आ गई तो आ गई, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट तो चलेगी। रिक्वायर अगर मैंने लगा दिया तो फिर तो स्क्रिप्ट ही नहीं चलेगी, क्योंकि इस फाइल के बिना तो आगे ही नहीं बढ़ना, ये हमने बोला हुआ है। अब इसमें थोड़े और हम चेंजेस करते हैं। मान लीजिए ये मैंने z लगाया, यहां पर भी z लगाया, तो ये फाइल आ गई हमारी 2 बार, तो ये 2 बार हमारा हेडर प्रिंट हो गया। यही चीज मैं एक और बार लगा दूं रिक्वायर में, तो हमारा 3 बार प्रिंट हो गया। बट ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अगर एक ही फाइल को हमें सिर्फ एक ही बार मैक्सिमम यूज करना था तो कैसे करें। तो उसके लिए जो तीसरा फंक्शन है वो है रिक्वायर वंस। मैं अगर यहां पर लगा दूं रिक्वायर वंस, तो अगर आप कितने भी बार लिखेंगे वो प्रिंट एक ही बार होगा, क्योंकि PHP चेक कर लेगा कि क्या ये फाइल पहले हमने इंक्लूड कर ली है या नहीं कर लिया। अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूं तो अब आप देख रहे हैं कि ये फाइल एक ही बार प्रिंट हुई है। रीजन बीइंग कि हमने लाइन नंबर 4 में इसको इंक्लूड कर लिया है ऑलरेडी। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो भी एक ही बार आउटपुट आएगा, क्योंकि इस बार लाइन नंबर 5 ने चेक किया कि भाई z.php पहले यूज हुई है क्या, नहीं हुई तो हम यूज कर लेते हैं। फिर 6 पे आए तो 6 ने बोला कि नहीं z.php तो ऑलरेडी आ गई है, तो अब की बार नहीं आएगी।
अब ये चीज मैं यहां पर फिर से इंक्लूड लगा दूं अगर, लेकिन इस बार लगाता हूं मैं इनके नीचे। अब मैं इसको करता हूं रीलोड। अब आप देख रहे हैं कि 2 बार हुआ है काम। पहला आया लाइन नंबर 5 और 6 की वजह से, दूसरा आया लाइन नंबर 7 की वजह से। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने वंस नहीं लिखा हुआ, तो इंक्लूड को भी मैं वंस लिख सकता हूं। अब ये टोटल एक ही बार प्रिंट होगा पूरा। तो ये वंस लगाते ही हमारे स्क्रिप्ट ने चेक करना शुरू कर दिया कि z.php पहले इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ। तो हमेशा के लिए ही आपको ये एडवाइज्ड है कि आप इंक्लूड या रिक्वायर के साथ वंस यूज करें, सो दैट आपकी फाइल, मतलब जब तक कोई स्पेसिफिक पर्पज ना हो उसको आप वंस ही लगाएं तो अच्छा रहेगा, सो दैट अगर किसी और फाइल में फिर से इंक्लूड भी हो जाता है तो आपको कोई इश्यू ना आए। अब z.php में ही मान लीजिए मैं ये काम करता हूं, इस बार मैं z.php के अंदर ही hello.txt इंक्लूड कर लेता हूं एंड अब मैं करता हूं रीलोड। तो आप देख रहे हैं हेलो प्रिंट हुआ यहां पर, बिल्कुल हुआ। लेकिन क्या वो एक ही बार हुआ कि 2 बार हुआ? z.php तो मैंने एक ही बार करी ना। बट अगर मैं ये काम करूं इंक्लूड z.php, उसके बाद रिक्वायर भी वंस, अब मैंने 3 बार इसको यूज किया है, रिक्वायर और इंक्लूड। तो रिक्वायर और इंक्लूड सेम काम करेंगे, बस वो वार्निंग और एरर का डिफरेंस है कि रिक्वायर के बिना स्क्रिप्ट नहीं चलती है। तो z.php तो है ही। अगर मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं, हम इनको हटा देते हैं सो दैट कंफ्यूजन थोड़ी कम हो। अब आप देख रहे हैं हेलो प्रिंट हुआ, फिर यहां पे भी हेलो प्रिंट हुआ, फिर यहां पे भी हेलो प्रिंट हुआ। तो ये हमने 3 बार इंक्लूड करी थी और 3 बार ये प्रिंट हुआ। अब यहां डिफरेंस, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर मैं यहां पर इंक्लूड वंस यूज करूं या नहीं करूं, क्योंकि मेरा जो मेन मास्टर फाइल है वो है मेरी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट पीएचपी एंड जो इंक्लूड हो रही है वो है z.php। अब मैं z.php में अगर इंक्लूड की जगह इंक्लूड वंस लगा दूं, अब आप डिफरेंस देखिएगा, मैं जैसे ही रीलोड करूंगा तो हेलो जो है इटैलिक्स में सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जो पीएचपी का प्रोसेसर है वो चेक कर रहा था कि भाई z.php तो इंक्लूड हो गई है, बट z.php जैसे इंक्लूड करी तो उसमें लिखा होता है इंक्लूड वंस, एंड वंस का मतलब है कि hello.txt सिर्फ एक ही बार आएगी पूरे प्रोग्राम में, चाहे आप z.php को कितने भी बार बुलाएं। hello.txt एक बार आ गई तो आ गई, उसके बाद आप देखिए कि फिर से इटैलिक्स में आउटपुट नहीं आया। तो ये ऐसे काम करते हैं कंट्रोल के स्ट्रक्चर्स। फाइल इंक्लूड अगर आपको करनी है तो आप इन 4 फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, इंक्लूड वंस, रिक्वायर और इंक्लूड। अब ये जो आप पाथ हैं ये आप कैसे लिखेंगे? देखिए z.php तो सेम आपका इसी फोल्डर में था तो आपने इसको यूज कर लिया। यही चीज अगर किसी और फोल्डर के अंदर होती, जैसा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आपका प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है, तो मैं यहां पर प्रैक्टिस लिख सकता था एंड देन उसके अंदर फाइल को इंक्लूड करा सकता था। तो यहां पर मैं फाइल का पाथ लिख रहा हूं, सिंपली फाइल का पाथ लिख रहा हूं। तो प्रैक्टिस के अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं। प्रैक्टिस के अंदर है c2f.php, nsum.php, तो हम लिखते हैं nsum.php। अब हम इसको करते हैं रीलोड। तो आप ये देख रहे हैं ये लास्ट टाइम जो हमने सम वाली फाइल बनाई थी लूप से, वो सम हमारा प्रिंट हो गया है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर डॉट एंड ये फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते थे, क्योंकि फाइल पाथ हमने HTML में अच्छे से पढ़ लिए, तो आप वहां से फिर से रेफरेंस ले सकते हैं कि हम कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, इससे भी हमें आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो तीसरा तरीका था वो ये था कि आप इसका एब्सोल्यूट पाथ दें। तो क्योंकि ये सारा हमारा सी ड्राइव में है तो आप ऐसे पूरा सी ड्राइव का पाथ लिख सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एब्सोल्यूट पाथ यूज करें, क्योंकि पीएचपी की जो फाइल्स हैं वो आपके रिलेटिव फोल्डर्स में होंगी। तो आपकी वेबसाइट का जो मेन फोल्डर है वो जरूरी नहीं ना कि आपको पता हो कि कहां पे है। तो इसके लिए आप हमेशा रिलेटिव पाथ्स यूज करें इस फाइल के, सो दैट आपको हमेशा हेल्प रहे कि मुझे कितने फोल्डर्स बाहर जाना है या फिर कितने किस फोल्डर के अंदर वो हमारी फाइल प्रेजेंट है। एब्सोल्यूट पाथ बहुत रेयरली यूज करते हैं हम, एंड क्योंकि सारे होस्टिंग एनवायरनमेंट्स जो होते हैं वो लिनक्स बेस्ड होते हैं, तो हमें ये जो ड्राइव वाला सिस्टम है सी ड्राइव डी ड्राइव, ये ऐसे हमें यूज करना नहीं होता। तो जो लिनक्स के सिस्टम में सिंपल सा ऐसा फंडा होता है कि आपको स्लैश से शुरू करना है एंड देन आपकी जो डायरेक्टरी होगी वो होम होगी, या फिर यूजर उसके बाद यूजर नेम आएगा एंड देन वो पूरा पाथ होगा।
जब हम होस्टिंग एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे तब हम उसकी और बात करेंगे। तो ये आपके बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब दो और स्टेटमेंट्स हैं जो कि आई थिंक आपको यहीं से समझनी चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं है बट फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी प्रोग्राम को गवर्न करने के लिए। इसमें सिंपल सा फंडा है, एक नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम मैं लिख रहा हूं exit die। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पूरे का पूरा स्क्रिप्ट टर्मिनेट ही करना है खुद से, कि भाई अब नहीं चलेगा, स्क्रिप्ट को खत्म करा जाए। तो ऐसा हो सकता है, बहुत बार आपको जरूरत पड़ सकती है कि भाई अब स्क्रिप्ट को खत्म कर दें क्योंकि हमारा काम हो गया है। कोई ऐसी स्टेटमेंट हो या कुछ भी एक कंडीशन हो, तो बेसिकली हम कंडीशन के साथ हम एग्जिट यूज करने वाले हैं। एग्जिट का मतलब है कि प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए भाई। उसका ही सेम भाई है जिसका नाम है डाई, DIE। तो डाई भी एक स्टेटमेंट है जिसके बाद हम एग्जिट कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो मैं सिंपल सा एक फॉर लूप लगा देता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं इफ I is equal to 4 डबल इक्वल टू सॉरी, तो आपको करना है एग्जिट। आपको सिर्फ एग्जिट लिखना है एंड सेमीकोलन लगाना है, दैट्स इट। अदरवाइज आप यहां पर, मैं स्टार्टिंग में लगा देता हूं echo IBR। अब हम करते हैं इसको रीलोड। आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। 4 प्रिंट होते ही ये नेक्स्ट लाइन पे जब आया तो देखा कि हाँ 4 और 4 बराबर है, तो ये हो गया एग्जिट। एग्जिट होते ही प्रोग्राम खत्म। कहीं पे भी आप कितने भी लूप के अंदर हो, कुछ भी आपका प्रोग्राम कर रहा हो, एग्जिट का मतलब है कि प्रोग्राम वहीं की वहीं खत्म कर दिया जाए। ये चीज यहां पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं एग्जिटिंग नाउ। तो अब आपका मैसेज भी आ जाएगा कि एग्जिटिंग नाउ। अब इसके जस्ट बाद आपने एग्जिट, जहां आप एग्जिट लिखेंगे वहीं का वहीं वो खत्म हो गया, प्रोग्राम इज ओवर। सेम काम आप कर सकते हैं डाई के साथ। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। अब की बार 8 जैसी 8 होगा, आप इसको डाई स्टेटमेंट लगा देते हैं। एग्जिट को बचा लेते हैं। अब देख रहे हैं एग्जिटिंग नाउ आया, फिर 5 6 7 8 जैसे नॉर्मल प्रिंट हो रहा था एंड उसके बाद जैसे मैंने डाई लिखा, जो काम था वो खत्म हो गया। डाई में स्पेशल चीज ये है कि आप इसमें ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एक मैसेज आप प्रिंट करा सकते हैं डाई के साथ। सॉरी, ये गलत जगह पे आ गया, ये मैंने रिलोड किया। आप देख रहे हैं एग्जिटिंग नाउ जो था वो मैसेज ये वाला प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम डाई, इसका मतलब है कि ये डाई वाले में आके खत्म हुआ है। तो ये आपका मैसेज एज इट इज प्रिंट हो गया। ये काम आप एग्जिट में भी कर सकते हैं। एग्जिट अगर आप करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, एंड अब मैं कर रहा हूँ रीलोड। सेम तरीके से आपने एग्जिट को भी चलाया एंड उसके अंदर आपने स्ट्रिंग एक दिया कि एग्जिट वर्क, एंड ये एंड हो गया, स्क्रिप्ट आपका वहीं खत्म हो गया। तो हम 8 तक, तो ये वाला जो कंडीशन था ये तो कभी हम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि हम उससे पहले ही स्क्रिप्ट को खत्म कर चुके थे। एग्जिट में आप स्टेटस भी डाल सकते हैं, अगर आपको कोई स्टेटस कोड चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो कोई और अगर प्रोग्राम इसको रन कर रहा होगा तो उसको ये स्टेटस कोड मिलेगा। तो इसके बारे में आप फ्यूचर में सीख सकते हैं अगर ज्यादा आपको सीखना है तो, क्योंकि ये शटडाउन फंक्शंस के अंदर आता है। यहाँ पर एग्जिट और डाई के लिए आपको इतना सीखना काफी है कि कहाँ आपने एग्जिट यूज करना है या डाई यूज करना है, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रिप्ट ऐसे एंड हो जाएगी। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, फाइल इंक्लूडिंग के लिए आपको ये 4 फंक्शंस आने बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि रिटर्न और कंटिन्यू, वो हम आने वाली कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।